Hello and good morning everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So today is 13th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu और The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं. So आज के important topics देख लेते हैं जो हमें कवर करने हैं. पहला टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन. हमारा जो इन्फ्लेशन है अभी 4% के अंडर है, कंट्रोल में है, बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो वेजिटेबल के प्राइसेस है आपके वो अभी भी क्या है, हाई है. सेकंड हम बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. एक्चुअली हम ये जो टॉपिक है आपका कहाँ से निकल कर आता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में जो आपका मार्क्सिस्ट वाला विंग है उनकी जो जनरल सेक्रेटरी होती है, जनरल सेक्रेटरी सीतारमन जी की यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो वहां से हम निकाल कर हमने क्या किया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कैसे यहाँ पर इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है. सेकंड हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारा बुलडोजर जस्टिस. ये आपका एडिटोरियल का आर्टिकल है, बुलडोजर जस्टिस के बारे में बात किया जाएगा. फिर हम बात करेंगे हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड. हम जो हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने वाले हैं, जिसमें हम प्राइमरी केयर की बात कर रहे हैं कि प्राइमरी केयर में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे. सो एक बहुत ही बोल्ड स्टेप है, क्योंकि फिर देखेंगे आर्टिकल में कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड द एंड हम वी विल डिस्कस हियर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. यहाँ पर आईआईपी के बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं. बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ एडुवर्ड्स आईएएस ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. ओके, सो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पहला आर्टिकल है हमारा इन्फ्लेशन अंडर 4% बट वेजिटेबल प्राइसेस अप अगेन. हम बात करते हैं किसकी, इन्फ्लेशन की. अब यहीं से हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लैंग्वेज में बोलते हैं, इसका मतलब होता है महंगाई. मतलब कल अगर कोई भी चीज 10 रुपए की मिल रही हो और परसों कि उसका प्राइस हो जाता है मान लीजिए 20 रुपए, है ना. कल मैं एक पेन लेने गई, उस पेन का प्राइस यहाँ पर 15 रुपीज था, बट आज मैंने सेम पेन मैंने कितने रुपए में यहाँ पे परचेस किया, 20 रुपीज में परचेस किया. तो यहाँ पर कितने रुपीज का यहाँ पर हाई देखने को मिलता है, 5 रुपीज का. 5 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल रहा. इसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन. मतलब जो दाम कल थे आज ज्यादा होते हैं, इसमें हम एक बेस रखते हैं, ठीक है, उससे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है. क्या इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के लिए सही है? हाँ, इन्फ्लेशन अगर नहीं होता है मतलब कि आपकी कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है, ये इसको डिनोट करता है. लेकिन एक आइडियल इन्फ्लेशन होना चाहिए. ये भी नहीं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए और या फिर बहुत ही कम हो. एक आइडियल इन्फ्लेशन होना चाहिए. इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में जो आइडियल इन्फ्लेशन है उसको क्या कितना करके रखा है, देखिए आपको 3 नंबर से याद रखने. कितना, 2, 4, 6. ठीक है, 4 हमारा आइडियल होता है कि 4% हमारे कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए 4% होना चाहिए. अगर कम हो जाता, फॉर एग्जांपल कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कम हो जाता है, तो कितना कम होना चाहिए, 2% से तो कम होना ही नहीं चाहिए. और 6% आपका क्या है, मैक्स टू मैक्स, कि अगर ज्यादा हो जाता है तो 6% से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए. अगर ऐसी चीजें होती हैं, 4% से ज्यादा होता है, 4% से यहाँ पर कम होता है, तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, पहले यहाँ पर आरबीआई सारी चीजें देखती थी, इन्फ्लेशन वगैरह, उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर एक कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. ये कमिटी का नाम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि क्या करती है, यहाँ पर जो वेरियस रेट्स होते हैं, इन्फ्लेशन को यहाँ पर जो मेन हमारा आइडियल टारगेट है उस तक बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो रेट्स है उसको डिसाइड करती है. अब रेट्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपकी 4 चीजें आती हैं. एक होता है आपका रेपो रेट, दूसरा होता है यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट, तीसरा यहाँ पर होता है एसएलआर और चौथा यहाँ पर होता है सीआरआर. ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो ये होता है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों जो होते हैं आपके बैंक के पास होते हैं. अब हम बात करते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की. आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट्स को चेंज नहीं किया, यहाँ पर इतने % चेंज किया या फिर इतने % चेंज नहीं किया. तो पहले हम डिस्कस करते हैं रेपो रेट के बारे में. व्हाट इज दिस रेपो रेट? रेपो रेट यहाँ पर 2 चीजें आप देखिए, आपका एक हो जाता है सेंट्रल बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दूसरी तरफ हमारा जो दूसरे बैंक्स होते हैं, लाइक हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर एसबीआई का. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपका इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, इट मींस आप मतलब इन्फ्लेशन क्यों ज्यादा हो रहा है,
इसके भी रीजंस होते हैं, फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे। लाइक यहाँ पर क्या हो सकता है कि या तो लोगों के पास पैसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी यहाँ पर ज्यादा, आपके हाथ में पैसे ज्यादा है, कल आपके पास 10 रुपए थे लेकिन आज आपके पास 100 रुपीज है, तो आप उस 100 रुपीज का क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, है ना, उसको आप स्पेंड कर रहे हैं कि ठीक है अभी हमारे पास 100 रुपीज है तो हम इसको यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। तो जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है तो वो स्पेंड ज्यादा करते हैं, और जब वो स्पेंड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा होता है, और मनी का जब सप्लाई ज्यादा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डेली फॉर एग्जाम्पल क्या कर रही हूँ, यहाँ पर एक कप जो है कॉफी, ऐसा मान लेते हैं ये कोई कॉफी शॉप है, ठीक है, ये कॉफी शॉप है और मैं डेली यहाँ पर जहाँ पे इस कॉफी शॉप में जो कॉफी के प्राइसेस हैं अभी कितने हैं, मान लीजिए जस्ट टेक एन एग्जांपल 10 रुपीज है, लेकिन उसमें जो कस्टमर्स है वो आए ही जा रहे हैं, उनके पास पैसा है तो डेली कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज को देखते हुए इसका जो प्राइस है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, 20 रुपीज कर दिया। तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, जब लोग ज्यादा स्पेंड करते हैं, हाथ में पैसा ज्यादा होता है तो आपका इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, ये गुड भी होता है और बैड भी होता है इकोनॉमी के लिए। तो देखिए यहाँ पर अब मनी का सप्लाई मार्केट में ज्यादा है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, मनी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, एसबीआई से यहाँ पर पैसे लेती है ना, और उनको यहाँ पर क्या करती है, आपके जो बॉन्ड होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उसको इशू करती है। तो जिस रेट में आरबीआई यहाँ पर एसबीआई से पैसा लेती है, नॉट यहाँ पे पैसा नहीं लेती, फॉर एग्जाम्पल ये पैसा यहाँ पर देती है, ठीक है, एसबीआई को यहाँ पे पैसे देती है, तो जिस रेट में पैसे यहाँ पर दिए जाते हैं, है ना, जिस रेट में यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं, तो आरबीआई जब एसबीआई जब यहाँ पर आगे पैसा देगा, किसी को लोन देना है या कुछ भी, तो यहाँ पर एसबीआई क्या करेगा, अब जो जिस रेट में लिया है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई भी सामान अगर ज्यादा पैसे में लिए हैं, मैंने अगर यहाँ पर टेक एन एग्जाम्पल कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये एक हमारा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को मैंने 10 रुपीज में परचेस किया, लेकिन फिर मुझे क्या करना है, इसको आगे किसी को देना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको क्या करूंगी, इसको 20 रुपीज में परचेस करूंगी ताकि मुझे तो फायदा हो। तो आरबीआई जिस रेट में एसबीआई को पैसा देती है, जिस इंटरेस्ट रेट में पैसा देती है, तो एसबीआई क्या करता है, उस इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाकर आगे यहाँ पर पैसा देता है। जब आगे यहाँ पर, अब देखिए जब हम लोन लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहले इंटरेस्ट रेट देखते हैं, है ना, कि कितना इंटरेस्ट रेट हो रहा है, तो अगर ज्यादा तो हम सोचते हैं कि अरे अभी इंटरेस्ट रेट्स हमारे ज्यादा है, हम बाद में लेंगे जब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे हाथ में पैसा कम आएगा तो हम इसकी स्पेंडिंग कम करेंगे। इतना आपको क्लियर हुआ। तो आरबीआई जिस रेट में एसबीआई को या फिर जितने भी अदर बैंक से यहाँ पे पैसा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर रेपो रेट कहते हैं। जिस रेट पर, रिवर्स रेपो रेट इसका अपोजिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के पास यहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं, तो एसबीआई ने कहा कि लोन तो यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट में जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ आरबीआई को दे देता हूँ। आरबीआई यहाँ पर मुझे अच्छा रेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है और इन फ्यूचर में मुझे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो जिस रेट में, मतलब एसबीआई जिस रेट में आरबीआई यहाँ पर उससे पैसा लेती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आरबीआई मार्केट में मनी को बैलेंस करके रखती है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अभी यहाँ पर इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी अंडर कंट्रोल है, 4% के अंडर है, नीचे है, लेकिन कितना है, मार्जिनली अगर हम देखें 3.65% है। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस है वो अभी भी ज्यादा है। अब वेजिटेबल के जो प्राइसेस है वो ज्यादा इसलिए है, इसके मेन रीजन ये है, लाइक क्लाइमेट चेंज, है ना। जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं मेनली किस पर, जो हमारा एक मेन फैक्टर है वो किस पर डिपेंडेंट है, आपकी क्लाइमेट पर, मॉनसून कैसा है। अब देखिए किस रीजन में कैसी बारिश हो रही है, कहीं पर कुछ भी हो रहा है, जहां बारिश होनी चाहिए बारिश नहीं हो रही है, कहीं पर गर्मी ज्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अनियन है आपके, पोटैटो है, टमाटो है, इनका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है ना, इन्फ्लेशन भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है WPI, जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अभी हम यहाँ पर जो इन्फ्लेशन मेजर करते हैं वो किससे करते हैं, आपका रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है, रिटेल इंडेक्स भी जिसको कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब कि अगर मैं एक बिस्किट का पैकेट लेने जाती हूँ तो उस बिस्किट की पैकेट में देखिए मुझे जो सर्विस चार्जेस वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती हैं वो सारे इंक्लूड होकर मुझे वो बिस्किट का पैकेट कितने रुपए में मिलता है, 10 रुपए में मिलता है। लेकिन अगर वही बिस्किट का पैकेट मैं थोक में उठाती हूँ, होलसेल के प्राइस में, मतलब कि होता है ना कि आप ये सामान थोक में लीजिए तो आपको कम प्राइस में मिलेगा, तो वो प्राइस मुझे थोक में लेने जब मैं जाती हूँ, वही बिस्किट का पैकेट मुझे 5 रुपए में मिल रहा है। तो यहाँ पर इसलिए क्या
होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखा जाता है और वहीं से इन्फ्लेशन आपका, अगर उसमें इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा आता है तब यहाँ पर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में आती है। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट जो है उसके तहत यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंस एक्ट 2016 में के द्वारा इसको अमेंड किया जाता है, जिसके तहत यहाँ पर एमपीसी का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर होता है। अंडर द सेक्शन 45(ZB) ऑफ द अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ 6 मेंबर एमपीसी। तो यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है कि वो क्या करेगी, 6 मेंबर की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। फंक्शंस की बात करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये जो रेपो रेट्स है आपके और रिवर्स रेपो रेट से जो भी यहाँ पर रिक्वायर्ड करना है इन्फ्लेशन को क्या करने के लिए, कंटेन करने के लिए, तो इसको यहाँ पर फिक्स करने का काम किसका होता है, एमपीसी का होता है। कंपोजिशन की बात करते हैं, एमपीसी में आपके टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। इसको अब हाफ डिवाइड करिए, 3 इधर 3 इधर। 3 आपके आरबीआई से होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो 3 मेंबर्स होते हैं आपकी गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर ही इस बॉडी के चेयरपर्सन होते हैं। आरबीआई डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड 1 ऑफिशियल मेंबर होता है जो आरबीआई बोर्ड के द्वारा इनको क्या किया जाता है, नॉमिनेट किए जाते हैं। और जो अदर 3 मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर एक्सटर्नल मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। इसमें कुछ जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं वो 4 साल के लिए इस ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। ओके, सो द डिसीजन ऑफ द एमपीसी वुड बी बाइंडिंग ऑन आरबीआई। और यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजन होता है वो आरबीआई के ऊपर बाइंडिंग होता है, उनको यहाँ पर मानना ही पड़ता है। और इनका जो डिसीजन होता है वो मेजोरिटी पर लिया जाता है, मेजोरिटी बेस्ड यहाँ पर होता है। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज कम्युनिस्ट वेटरनर सीतारमन येचुरी पास अवे एट 72। तो यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी थे सीतारमन जी, उनकी यहाँ पर एम्स में थर्सडे को, मतलब कल ही इनकी डेथ हो जाती है, ही पास्ड अवे। ओके, तो देखिए ये तो हमारे लिए हो गया न्यूज। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो द पार्टी वाज फॉर्म आफ्टर द कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1925। ओके, कांग्रेस के बाद यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है 1925 में इसको फॉर्म किया जाता है। एमएन रॉय के द्वारा इस पार्टी को क्या किया जाता है, आपका स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को एमएन रॉय के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया जाता है। ये यहाँ पर जो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट के जो आइडियाज होते हैं उसको यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो द पार्टी वांटेड टू रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल एंड क्रिएट अ सोशलिस्ट इंडिया। इस पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें क्या करना है, ब्रिटिश को ओवरथ्रो करना है, उखाड़ कर फेंकना है और इंडिया में एक सोशलिस्ट इंडिया यहाँ पर हमें क्रिएट करना है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। आपकी पार्टी का फॉर्म होती है 1925 में। फिर इसको एमएन रॉय जी ने क्या किया था, इस पार्टी को स्टार्ट किया था। और ये कौन सी आइडियोलॉजीज पर चलती है, आपकी मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। इन द बिगनिंग द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कोऑपरेट विद द कांग्रेस। स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है वो कांग्रेस के साथ यहाँ पे कोऑपरेट करती है। बट डिफरेंसेस सून इमर्ज। लेकिन दो पार्टी हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं आइडियाज में क्या आ जाते हैं, आपके डिफरेंसेस हो जाते हैं। जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है वो वॉलेंट रेवोल्यूशन पर ज्यादा फोकस करती है, बिलीव करती है कि हमें यहाँ पर जो ये शांतिपूर्वक तरीके से करे, इस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया से नहीं जाएंगे, हमें यहाँ पर कोई वॉलेंट तरीका अपनाना होगा। सो दे बिलीव इन वॉलेंट रेवोल्यूशन वाइल कांग्रेस वॉन्ट नॉन वॉलेंस प्रोटेक्ट पर होती है। तो द सीपीआई एक्यूज द कांग्रेस ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द ब्रिटिश। तो इस पर यहाँ पर सीपीआई क्या करती है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है, दे एक्यूज कांग्रेस कि आप क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ओके, इसी के चलते यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स होते हैं उनको जेल में भी डाला जाता है। और पार्टी को 1929 में और 1934 में 2 बार इसको बैन भी किया जाता है। मैनी कम्युनिस्ट वेंट अंडरग्राउंड एंड ज्वाइंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप। यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिस्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं और जो भी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स होते हैं उसको ज्वाइन करते हैं। फिर सीपीआई ने यहाँ पे बॉयकॉट किया फ्रीडम मूवमेंट को और लेड बाय द कांग्रेस। तो यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा जो भी फ्रीडम मूवमेंट्स यहाँ पर चलाए जा रहे थे, हो रहे थे, सीपीआई ने उसको बॉयकॉट किया कि हम इसमें आपके साथ नहीं है। द पार्टी बिलीव इंडिया इज नॉट रेडी फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। और उनका मानना ये हो गया था कि ये जो कांग्रेस ये नॉन वॉलेंट प्रोटेस्ट कर रही है और यहाँ पर जो कांग्रेस है वो क्या चाहती है कि वो मतलब ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस चाहती ही नहीं है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड हमें क्या देखने को मिलता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है वो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करती है। द पार्टी ऑल्सो
द लेफ्टिस्ट ग्रुप टू फॉर्म द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन केरल इन 1957। उसके बाद 1960s में क्या होता है, ये जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है ना, इसमें इसके बीच में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इमर्ज होकर आने लगते हैं, है ना, सेम पार्टी में ही। तो द सीनो सोवियत स्प्लिट आफ्टर द डिवाइड ऑफ द पार्टी। सो 1964 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है ये डिवाइड हो जाती है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक जो दूसरी होती है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इन 1964 में ये आपकी डिवाइड हो जाती है। ओके, सो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें क्या देखने को मिलता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होती है फोकस करती है लेबर राइट्स पर, लैंड रिफॉर्म्स, अपोजिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना। द पार्टी कुड नॉट गेन मेजर इलेक्टोरल सक्सेस एट द नेशनल लेवल बट इट फॉर्म मैनी गवर्नमेंट्स इन स्टेट्स लाइक केरल, बंगाल एंड विथ अदर लेफ्टिस्ट पार्टी। तो ये पार्टी ज्यादा इनका जो फोकस होता है लेबर राइट पर होता है, लैंड रिफॉर्म पर, और जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं इसको अपोज करती है। ऑल्दो हमें क्या देखने को मिलता है, इनको ज्यादा इलेक्टोरल सक्सेस देखने को नहीं मिलता नेशनल लेवल पर, बट कुछ स्टेट्स में लाइक बंगाल की बात करें, केरल की बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। इन रिसेंट बात करते हैं, सीपीआई हैज मॉडरेट इट्स डिमांड्स, इट नाउ एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट किया है। द पार्टी believes in achieving socialism through democratic means within the Indian Constitution. So CPI has evolved from advocating a violent revolution to working within India's democratic system. तो अब यहाँ पर किसके साथ है ये इन्वॉल्व है, लाइक वॉलेंट रेवोल्यूशन को अभी भी ये सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, बट विद दैट इट ऑल्सो बिलीव इन इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। ओके, ऑल्दो द पार्टी नेवर अचीव गोल ऑफ मेकिंग इंडिया सोशलिस्ट स्टेट। अब पार्टी का इस पार्टी का मेन गोल ये था कि हमें इंडिया को एक सोशलिस्ट स्टेट बनाना है ना, लेबर्स लॉ को, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इस चीज को वो अचीव नहीं कर पाए, बट समवेयर they have influenced labor laws, land reform, welfare policies in India. So CPI remain an important voice for socialist idea and the rights of workers and farmers. Okay, so I hope आपको CPI के बारे में यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। Now next move करते हैं, so the next article here is putting the brakes on bulldozer justice. Okay, अब हम बात करते हैं यहाँ पे bulldozer justice। आपने बहुत सारी स्टेट्स में लाइक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और भी आपकी गुजरात में, महाराष्ट्र में, इन स्टेट्स में आपने देखा होगा कि कभी भी यहाँ पे कोई कम्युनल राइट्स होता है या फिर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आप बुलडोजर, उनका जो घर होता है उसको बुलडोजर से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, डिमोलिश कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैज इन्वाइटेड सजेशन फ्रॉम द पार्टीज कंसर्न टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइन ऑन एक्स्ट्रा लीगल डेमोलिशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जितनी भी पार्टीज हैं, जो भी कंसर्न पार्टीज हैं, उनसे ये कहा है कि हमें ये जो आपका डेमोलिशन हो रहा है इसके लिए पैन इंडिया में, पूरे इंडिया के लिए एक गाइडलाइन की, एक अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क और लीगल एक्स्ट्रा लीगल डेमोलिशन के लिए यहाँ पर गाइडलाइंस की हमें जरूरत है। द ऑर्डर कम इन अ वेक ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डेमोलिशन वेयर द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्राइम। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपका घर है, आपके घर साइड में कोई नेबर है, ठीक है, वो किसी भी क्राइम का यहाँ पे कोई एक्यूज है ना, मतलब उसने उसके ऊपर ऐसा चार्जेस है कि उसने ये क्राइम किया है, कोई भी क्राइम है, तो क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसका घर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो ये सारी चीजें आ जाती है। तो इस चीज से, इससे क्या होता है, ठीक है आपने ऐसा तो कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर वो पर्सन एक्यूज ना हो तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो सही ना हो, गलत भी तो हो सकते हैं, है ना। सो these demolitions have become commonplace over the last few years, targeting vulnerable group and often leaving them without any legal recourse. Okay, so इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा कि हमें पैन इंडिया पर गाइडलाइंस की जरूरत है, एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जिससे कि हम क्या कर सकें, सो द ओवररेचिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सोशल जस्टिस, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस एंड री इमेजिन द एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क विच बिस्ट्रॉ unbridled executive power on municipal authorities to order and execute such demolition। तो ये जो यहाँ पर ये जो डेमोलिशन होता है, इसको एग्जीक्यूट जो होता है, ये सारी चीजें हैं, तो इस पर फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पर पॉजिटिव डिलीशन है, अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर ज्यादा वो नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी चीजें हो जाती है कि ठीक है हमें यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन है, जो भी बिल्डिंग है, उसको डिमोलिश करना ही है, तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इससे पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे। सो वंस ब्रॉडर सब्जेक्ट मैटर बेस्ड इशू हैव बीन एड्रेस्ड एंड एनालिसिस शुड बी डन
for procedural steps that can be incorporated into the relevant legislation and rules. Okay, तो पहला फेज क्या होना चाहिए डेमोलिशन से पहले, दैट इज प्री डेमोलिशन. प्री डेमोलिशन से पहले आपको यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ शो करना होगा और यहाँ पर ये दिखाना होगा कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है ना, जो भी अथॉरिटी को यहाँ पर ये शो करना होगा कि दे हैव नो अदर ऑप्शन अदर देन द डेमोलिशन, है ना, कि यहाँ पर जो अफेक्टेड पर्सन है उसको यहाँ पर डिस्प्लेस करना ही होगा. और यहाँ पर अगर आप डेमोलिशन करने चाहते हैं तो इससे पहले आपको प्रायर नोटिस भी यहाँ पर देना होगा. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक अन इंडिपेंडेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. यहाँ पर क्या होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की हुई एक इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें होने चाहिए. यहाँ पर जो डेमोलिशन यहाँ पर प्रपोज किया गया है ना, पर्टिकुलरली व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस इन अ नेबरहुड आर पर्पस टू बी डिमोलिश्ड एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट टू द अफेक्टेड पार्टीज ऑल्सो देयर राइट्स एंड ऑप्शंस. तो यहाँ पर आपका एक इंडिपेंडेंट कमिटी होनी चाहिए जो ये सारी चीजें यहाँ पर देखेगी. सेकंड फेज में हमें क्या करना है, और देखिए फर्स्ट फेज में एक चीज और ये कही गई है कि आपको जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसके साथ यहाँ पे डिस्कशन करना होगा और उनको अल्टरनेटिव हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने होंगे विद कंपनसेशन. जो वल्नरेबल ग्रुप है, लाइक आपके बच्चे हो गए, बूढ़े बच्चे जो हो गए और डिसेबल्ड पर्सन है, उनको भी यहाँ पर आपको एड्रेस करना होगा. ठीक है, सेकंड फेज की बात करते हैं. ड्यूरिंग द डेमोलिशन द यूज ऑफ फिजिकल फोर्स शुड बी मिनिमाइज्ड इन द इवेक्शन प्रोसेस. अब देखिए, ठीक है, अब हम ये पक्का हो गया कि आपका ये डेमोलिशन होना ही है, हमें इसको तोड़ना ही है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो फिजिकल फोर्स है वो मिनिमम होना चाहिए. लाइक ठीक है, आप किसी का घर तोड़ रहे हैं तो वो अपना सामान निकालेगा, यहाँ पर इवैक्यूएशन होना है, इवेक्शन होना है, तो इस प्रोसेस में आप फिजिकल प्रोसेस का मतलब फिजिकल जो फोर्स है इसका यूज नहीं करेंगे. ओके, थर्ड इसमें ये कहा जा रहा है कि द रिहैबिलिटेशन एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेम्पररी एंड परमानेंट रिहैबिलिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड to the person concerned to ensure that they are not left homeless. यहाँ पर जिस भी पर्सन का मतलब घर तोड़ा गया है, जो भी यहाँ पर है, तो उसको यहाँ पर एडुकेट और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना होगा, प्रॉपर यहाँ पर टेम्पररी और जो भी परमानेंट है रिहैबिलिटेशन यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा. हमें यहाँ पर ये इंश्योर करना होगा कि वो जो पर्सन है वो बिना घर के यहाँ पर ना रहे. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर. यहाँ पर बस यही जो यहाँ पर कुछ जो स्टेप्स हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्डिनल रूल्स है डेमोलिशन के, ये यहाँ पर अप्लाई होने चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका जब भी मन पड़े तो आप उठकर गए और यहाँ पर किसी का भी यहाँ पर तोड़ दिया. हाँ, अगर वो चीज इलीगल है फिर भी आपको एक नोटिस प्रोवाइड करना चाहिए उससे पहले कि आप यहाँ पर ये करने जा रहे हैं, डेमोलिशन आपका यहाँ पर होने वाला है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट आर्टिकल इज हेल्थ केयर यूजिंग एआई इज बोल्ड बट मच कॉस्ट फर्स्ट. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हेल्थ केयर में, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर. अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि न्यूज अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियन फॉर एवरी इंडियन अवेलेबल 24/7. ओके, तो ये कहा जा रहा है कि हमारा ये एम्बिशन है कि प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें. लेकिन यहाँ पर ये कुछ कंसर्न्स रेज कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहा है, लाइक इसकी फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेडीनेस पर. क्या इंडिया यहाँ पर रेडी है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेल्थ केयर में यूज करें? देखिए, एक डॉक्टर की बात करते हैं, एक इंसान की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस के साथ भी कुछ सीखते हैं, है ना. क्या पहली चीजें ऐसी थी, तो धीरे धीरे हम अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसमें आपने जैसे एक बार प्रोग्रामिंग कर दी, आपने जो भी एल्गोरिथम यहाँ पर सेट कर दिया, वो तो उसी बेसिस पर चलेगा, उसमें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है ना, कि यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हो सकती हैं. अब बीमारियों की बात करते हैं, डिसीज की बात करते हैं, तो डिसीज क्या होती है आपकी हर एक पर्सन में अलग होती है. अब ऐसा नहीं कि फीवर सबको, अगर फीवर आ रहा है तो फीवर में भी आपके टाइप्स होते हैं कि फीवर का मेन रीजन क्या है, मेन कॉज क्या है कि इस पर्सन को यहाँ पर फीवर आया है. तो इस आर्टिकल में ये कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर इंश्योर द राइट टू हाईएस्ट अटेंडेबल level of health by bringing integrated service close to community. The address health need tackles broader health determinants through multi-sector actions and empower individual to manage their health. We risk undermining this fundamental aspect of PHC by relying on artificial intelligence. तो यहाँ पर हम artificial intelligence पर रिलाई करके क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको जो फंडामेंटल्स हैं, उसके फंडामेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं, उसको अंडरमाइन यहाँ पर किया जा रहा है. सो AI एक्सेल्स इन प्रोसेसिंग एंड ऑथोरिटिंग रिपीटेटिव टास्क. यहाँ पर रिपीटेटिव टास्क हो सकते हैं, बट आपका जो आर्टिफिशियल एक्सेल है वो जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पर लैक करता है ना.
सच एज अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल वर्ल्ड, रिट्रीविंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग परसिस्टेंट मेमोरी, एंगेजिंग इन रीजनिंग एंड प्लानिंग। तो ये क्या है आपके, दीज ऑल आर फंडामेंटल टू मेडिसिन, ये हमारी मेडिसिन के फंडामेंटल्स है ना। सो विच अंडरस्टैंडिंग द न्यूएंसेस ऑफ पेशेंट्स कंडीशंस गोज बियॉन्ड पैटर्न रिकॉग्निशन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। लाइक हम बात करते हैं डिलीवरिंग हेल्थ की, जो आपकी डिलीवरी होती है तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्शियसनेस की जरूरत होती है, एक अवेयरनेस की जरूरत होती है, आपको रियल वर्ल्ड की यहाँ पे समझने की जरूरत है। लाइक आपका यहाँ पर एक मॉडल था जिसको हम कहते हैं नेगली रूल्स फ्रॉम ऑब्स्टेट्रिक्स, ठीक है, ये 2000 साल पहले यूज किया जाता था आपका यूरोपियन वुमेन्स में, लेकिन ये आज के टाइम पर हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव हैबिट थी उसमें क्या होता था, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती थी है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती थी उस पर यहाँ पर उससे यहाँ पर थोड़ा एक्यूरेसी लगाते थे, 4% तक की एक्यूरेसी यहाँ पर मिलती थी। फिर इट फेल्स टू अकाउंट द क्रिटिकल फैक्टर्स सच एज मैटरनल एज, पैरिटी, न्यूट्रिशन, हाइट, रेस, यूट्रस का जो टाइप है वो कैसा है, जो कि एक्यूरेट होते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जो आपका नेगली रूल्स होता है इसमें पर्सनल डेटा का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पर्सनल डेटा की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी पेशेंट्स उसका राइटफुल जो बिलोंगिंग्स है उसकी, लेकिन यहाँ पर ये जो रूल था मतलब ये फेल होता हुआ हमें नजर आया था। तो एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फर्टिलिटी रेट्स चेंज ओवर टाइम, अब देखिए आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और जो फर्टिलिटी रेट है ओवर द टाइम इट इज चेंजिंग। ओके, सो कॉन्स्टेंट फाइन ट्यूनिंग ऑफ एआई मॉडल इज नेसेसरी। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अगर हम एआई मॉडल को लेकर भी आते हैं तो यहाँ पर देखिए टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही हैं, हर चीजें चेंज हो रही है, तो उसको भी हमें हर टाइम पर मॉडल के साथ ट्यूनिंग करनी होगी। सो हेल्थ केयर डेटा इज कॉम्प्लेक्स एंड पर्सनल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज इट अक्रॉस पॉपुलेशन। तो जो आपका हेल्थ केयर का डेटा होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और पर्सनल होता है, इसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो सकता है, अक्रॉस द डिफिकल्ट हो सकता है। सो एआई हमारे लिए यूटिलिटी हो सकता है, लाइक जो हमारे स्पेसिफिक रोल्स है, वेल डिफाइंड टास्क, जैसे हेल्थ केयर में आपके जो नैरो इंटेलिजेंस में डिफ्यूज मॉडल्स को डिफ्यूजन करना, ट्रांसफॉर्मर में, इन सब में हमारी हेल्प कर सकते हैं, है ना। बट अगर हम बात करें यहाँ पर लाइक आपकी लार्ज लैंग्वेज जो मॉडल है, लार्ज मल्टी मॉडल्स है, ये इमर्ज होकर हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमें एक रैपिड मेडिकल नॉलेज की भी जरूरत है, पेशेंट की इंटरेक्शन की जरूरत होती है, ट्रेनिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। तो देखिए हम जहां पर एआई इज अ हेल्थ केयर इज अ ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने निकल कर आ सकता है। अब इंडिया की बात करते हैं, देखिए इंडिया में क्या है, इंडिया है लेकिन एआई को गवर्न करने के लिए हमारे पास ज्यादा इशू है ना, एआई गवर्नेंस हमारे पास नहीं है कि हम एआई को कैसे यहाँ पर गवर्न करेंगे। अभी इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रांग मॉडल नहीं है जिससे कि हम क्या कर सके, एआई को यहाँ पर गवर्न कर सके। सो अभी हमें इस पर फोकस करने की जरूरत है। सो वाइल पॉपुलेशन लेवल डेटा जनरेटेड बाय हेल्थ सिस्टम कैन बी यूजफुल, इट इज प्रूवन टू बी इकोलॉजिकल फैलेसी। ओके, इंडिया लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस, इंडिया के पास कोई भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन नहीं है, लेजिस्लेशन एड्रेस करने के लिए नहीं है एआई, है ना, सच एज यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। सो ये मे भी हमारे लिए हार्म हो सकता है, जो पेशेंट्स का डेटा यहाँ पर हमारे सामने आ रहा, मे बी वो इन फ्यूचर क्या कर सकता है, कोई इसको निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो हम साइबर क्राइम्स की बात करते हैं तो एडवांस एआई टेक्नोलॉजी यहाँ पर रिक्वायर है, रिसर्च और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें यहाँ पर जरूरत है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रो 4.8% इन जुलाई। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात की जाती है, आपका जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है इसका यहाँ पर डेटा आया है, इसने यहाँ पर ये कहा है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 4.8 यहाँ पर ग्रो किया है। ओके, सो हमारा देखिए आईआईपी क्या है, आपका आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आपका प्राइम इंडिकेटर है जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स इन द बिहेवियर ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसको बिहेवियर को क्या करना, मेजर करने का काम किसका होता है, आईआईपी का होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर बेस ईयर को चूज किया जाता है। अभी जो हमारा बेस ईयर है वो 2011 एंड 12 है। इसमें क्या होता है, आपके देखिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, आपकी कितनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्या हम सभी इंडस्ट्रीज को यहाँ पर मतलब कि एक एक करके मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए हमारी थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 8 जो कोर हमारी इंडस्ट्रीज है सेक्टर्स लाइक रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ये हमारी कोर इंडस्ट्रीज इनको माना है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हो रही है
हम ऐसा मानते हैं कि अगर आपकी कोल की डिमांड हो रही मतलब कि इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ रही होगी, यहाँ पे क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, नेचुरल गैस की अगर डिमांड, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि कंस्ट्रक्शन आपका ज्यादा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, इट मीन्स आपको यहाँ पर आयरन की जरूरत होगी, आपको सीमेंट की जरूरत हो रही है, आयरन की जरूरत हो रही है, स्टील की जरूरत होगी, आपकी उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी। तो देखिए एक कंपनी के साथ, आपकी एक इंडस्ट्रीज के साथ यहाँ पर कितनी सारी जो इंडस्ट्रीज है वो लिंक हो जाती है ना, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपस में लिंक हो जाती हैं। तो इसमें ये इसलिए इसको हमने कोर माना है। और हम आईआईपी में देखते हैं तो ये इनका जो वेटेज है इन इंडस्ट्रीज का कितना है, 40.27%। ओके, सो ये जो आईआईपी होता है आपका हर महीने सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंथली बेसिस पर इसको कंप्यूट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।